ओके सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण और संतुलन बनाए रखना, इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, नियंत्रण और संतुलन। अमेरिका में कैसे काम करता है, अमेरिका में चेक्स एंड बैलेंसेस और अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर्स किस तरह से काम करता है, वो हमने देखा था। सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी दी थी मोंटेस्क्यू ने। फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू ने बोला था सेपरेशन ऑफ पावर्स। किसने दिया था? मोंटेस्क्यू। सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, इनमें कोई ओवरलैप नहीं होगा। जो लेजिस्लेचर का काम है वो सिर्फ लेजिस्लेचर करेगा, एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव करेगा, जुडिशरी का काम जुडिशरी करेगा। कोई कॉमन मेंबरशिप नहीं होगा। जो लोग लेजिस्लेचर का मेंबर्स हैं वो सिर्फ लेजिस्लेचर के मेंबर रहेंगे, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के नहीं। वैसे ही जो एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के मेंबर हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के ही मेंबर रहेंगे, किसी दूसरे विंग के नहीं। यहाँ तक अमेरिका फॉलो करता है। मोंटेस्क्यू ने एक और बात बोली थी कि एक विंग जो है, सपोज लेजिस्लेचर है, उसका एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, या जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के ऊपर कोई प्रभाव, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ये चीज अमेरिका में फॉलो नहीं होती है। अमेरिका में एक विंग दूसरे विंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो कि करना जरूरी है, जिसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस, अगर एक विंग कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करके ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, जो उसके उसकी उसको संविधान ने उसको जो पावर्स दिए हैं उससे ज्यादा शक्तिशाली होने की कोशिश करे, जो उसको नहीं करना है वो करने लगे, तो दूसरा एक विंग आके उसको रोक सकता है, उसको बैलेंस, उसको कंट्रोल कर सकता है। इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस, जो हमने अमेरिका के केस में देखा था। अब इंडिया के केस में पहले देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स और फिर देखेंगे चेक्स एंड बैलेंसेस। सो इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो इंडिया में भी एक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। सो सपोज अगर हम लेजिस्लेचर देखते हैं, तो सपोज इंडिया का लोकसभा देखते हैं। इंडिया का जो लोकसभा है, जो पार्लियामेंट है, सपोज दिस इज लोकसभा, पार्लियामेंट का लोअर हाउस लोकसभा है। यहाँ पे कौन बैठता है? यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। सो यहाँ पे बैठते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज बैठते हैं। सो दिस इज लेजिस्लेचर, एमपीज बैठते हैं। एमपीज का काम क्या है? लॉ बनाना। सो दिस इज लेजिस्लेचर। बट पार्लियामेंट में ही मोदी जी बैठते हैं, हु इज अ प्राइम मिनिस्टर। राजनाथ सिंह बैठते हैं, हु इज आई थिंक करेंटली वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। अमित शाह बैठते हैं, जो करेंटली होम मिनिस्टर हैं। और भी लोग बैठते हैं, जो कि मिनिस्टर्स हैं, स्मृति ईरानी बैठती हैं। सो मिनिस्टर्स बैठते हैं यहाँ पे। मिनिस्टर्स कौन होते हैं? हु आर मिनिस्टर्स? मिनिस्टर्स तो एग्जीक्यूटिव है। मिनिस्टर्स आर एग्जीक्यूटिव, बट वो कहाँ बैठे हैं? पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में। आर दे पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर? यस दे आर। मोदी जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी। वैसे ही बाकी मिनिस्टर्स भी किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चुनाव लड़के जीत के आए हैं। वो बिल्कुल वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है। वो लेजिस्लेचर का हिस्सा भी है और मिनिस्टर होने के नाते एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी है। सो हो सकता है कि बीजेपी या एनडीए के और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जो कि मिनिस्टर नहीं है, जो कि इलेक्शन जीत के वहां पे गए हैं, उस एक कॉन्स्टिट्युएंसी को रिप्रेजेंट करके वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बैठे हुए हैं लोकसभा में, लेकिन उनको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली है, तो वो एक नॉर्मल एमपी हैं। और कुछ एमपी हैं जिनको मिनिस्ट्री मिल गई है तो मिनिस्टर हो गए, तो वो एज एन एमपी गए थे बट अब वो मिनिस्टर हो गए हैं। तो एग्जीक्यूटिव हैं बट लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। उनको वहां बैठना पड़ता है, वहां पे डिस्कशन करनी पड़ती है, वहां पे बात करना पड़ता है। और जब पार्लियामेंट में वोट होता है तो वो मिनिस्टर्स भी वोट देते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर का हिस्सा है, यानी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में ओवरलैप है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में ओवरलैप है। ये ओवरलैप कौन है? ये है लेजिस्लेचर, ये है एग्जीक्यूटिव। ओवरलैप। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर आपका परमानेंट ब्यूरोक्रेसी भी है, जैसे कि आईएएस आईपीएस, ये भी एग्जीक्यूटिव हैं। और मिनिस्टर्स भी एग्जीक्यूटिव हैं। तो आईएएस आईपीएस तो लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है, वो यहाँ पे लोकेटेड होंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोकेटेड है एग्जीक्यूटिव वाले बंदे, वो लेजिस्लेचर में भी हैं। ओवरलैप। ये कौन है? ये है मिनिस्टर्स। इनफैक्ट इंडिया में आपको मिनिस्टर बनने के लिए चुनाव लड़के जीत के आना पड़ेगा। यू हैव टू बी एन एमपी। आपको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा, तभी आप मिनिस्टर हो सकते हैं।
आपको लेजिस्लेचर का हिस्सा होना पड़ेगा, तभी आप मिनिस्टर होकर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो पाएंगे। अगर आप, हो सकता है कि आप में बहुत प्रॉमिस दिखती है मोदी जी को, आपको उन्होंने मिनिस्टर बना दिया, बट बिना बिना इलेक्शन लड़े आपको मिनिस्टर बना दिया, लेकिन उसके बाद विद इन 6 मंथ्स आपको एक बाई इलेक्शन या इलेक्शन या नॉमिनेशन के थ्रू आपको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स, वरना आप मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो मिनिस्टर होने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ही पड़ेगा। यानी फॉर सम एग्जीक्यूटिव्स लाइक मिनिस्टर्स यू हैव टू बी अ लेजिस्लेचर का मेंबर। सो मोंटेस्क्यू का जो थ्योरी है कि ओवरलैप नहीं होना चाहिए और मेंबरशिप कॉमन नहीं होना चाहिए। जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स नहीं हो सकते, एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं हो सकते। इंडिया में ये नहीं चलता है। इंडिया में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में ओवरलैप है। एक और, प्रेसिडेंट। जब आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट में आप पढ़ेंगे लोकसभा, लोअर हाउस, उसके ऊपर अपर हाउस राज्यसभा, उसके ऊपर आप पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया में लेजिस्लेचर का हिस्सा प्रेसिडेंट को भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, लॉ बनाना। तो सपोज लॉ का बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, पास हो गया तो चला गया राज्यसभा में, वहां से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जब एसेंट देंगे, साइन कर देंगे, उनके हस्ताक्षर के बाद ही वो लॉ बन पाएगा, वरना लॉ नहीं बन सकता। सो जो पूरी लेजिस्लेटिव प्रक्रिया है, द इंटायर लेजिस्लेटिव प्रोसेस, प्रेसिडेंट उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट। सो लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव प्रोसेस का हिस्सा होने के चलते चलते लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का हिस्सा उनको प्रेसिडेंट को भी माना जाता है। ऑल्दो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में आके बैठते नहीं है, बट ही इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। सो अगेन, प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव है, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, और वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। सेम चीज स्टेट्स में दिखता है, गवर्नर जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होता है। तो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में एक ओवरलैप है, जो अमेरिका में नहीं है लेकिन इंडिया में है। और कहाँ पे है? यूके, ब्रिटेन में, जहां भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो इंडिया में है और ब्रिटेन में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे? यूएसए में। वहां पे प्रेसिडेंट इज द मेन थिंग इन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट वहां पे मेन माई बाप है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट का मेनली काम है, सारा सारे बिल्स तो बनते ही हैं, बट मिनिस्टर्स ही पार्लियामेंट में बैठते हैं। सो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जीत के पार्लियामेंट में आके सरकार बनाती है, और पार्लियामेंट अगर उनसे खुश नहीं है, अगर नो कॉन्फिडेंस पास कर दे तो सरकार गिर जाती है। तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां भी है, वहां पे यही है कि ओवरलैप है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ओवरलैप है। जो मिनिस्टर्स हैं एग्जीक्यूटिव, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा हैं। ठीक है। सो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव। सो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे एज फार एज लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज कंसर्न्ड ओवरलैप है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में ओवरलैप है। ओके, अब देखेंगे हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में क्या ओवरलैप है? हुआ करता था, यूज टू बी, अब नहीं है। सो 1772, 1772, 1772 में, जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल प्रोविंस के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट किया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट
जिसको हम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्चुअली, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक पोस्ट तैयार किया 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का दो काम हुआ करता था, डुअल रोल। क्या क्या रोल होता था? नंबर वन, रेवेन्यू कलेक्शन, वही तो उनका मेन काम था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन काम क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट करना किसानों से। सो रेवेन्यू कलेक्शन पहला था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम। सो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही रिस्पॉन्सिबल थे, और ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैजिस्टेरियल रोल, मतलब जजमेंट, फैसला सुनाना। डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था। ठीक है। सो रेवेन्यू कलेक्शन जब वो करते थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो उनको बोला जाता था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और जब वो जस्टिस इम्पार्ट करते थे, जस्टिस वाला काम करते थे, जज बन जाते थे, तो उनका कहा जाता था जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये दोनों काम वो किया करते थे। और ये चलता आया, ये डुअल रोल चलता आया इंडिया में इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल द वे टू 1973, फॉर ऑलमोस्ट 200 सालों तक, 200 साल से एक साल ज्यादा, 201 सालों तक ये सिस्टम चलता रहा, जहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डुअल रोल था। ही वॉज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव, जो कि आई मीन ब्रिटिश के टाइम पे रेवेन्यू कलेक्शन मेन काम था एग्जीक्यूटिव का, बट बाद में एग्जीक्यूटिव का मेन काम था वो रेवेन्यू के साथ साथ मेन मुद्दा था इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना। एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करते थे, मोटा मोटी स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट का माई बाप, सब कुछ देखना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना। सो दैट वाज द जॉब ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज एन एग्जीक्यूटिव, बट ही वाज आल्सो अ जज। एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही वाज आल्सो डूइंग जुडिशियल फंक्शंस। सो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल में ओवरलैप था फ्रॉम 1772 ऑल द वे टू 1973। 1973 में इंडिया ने जो नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बिल पास किया, सीआरपीसी 1973, इस सीआरपीसी बिल में जो ये जज का काम था, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम था, उसके लिए एक नए पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज को नियुक्त किया गया। अब डिस्ट्रिक्ट जज जो न्यायपालिका का काम है, जिले में जो न्यायपालिका का काम है, फैसले सुनाने का काम है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ले लिया गया, वो दे दिया गया डिस्ट्रिक्ट जज को, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रह गए विथ ओनली एग्जीक्यूटिव फंक्शन। सो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस को सेपरेट किया गया 1973 में थ्रू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। लेकिन ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स हम करना चाहते थे, मतलब जो बंदा तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स कर रहा है वही अरेस्ट कर रहा है, और वही जज है, वही अरेस्ट करवा रहा है एज एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पुलिस को बोल के, एंड वही बंदा फिर जज बन जा रहा है। सो ओवरलैप ठीक नहीं है। सो इस ओवरलैप को हटाने के लिए किया गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वो बोलता है कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस को सेपरेट किया जाए, जो कि हम इंडिपेंडेंस के साथ ही नहीं कर पाए, बट इंडिपेंडेंस के कुछ सालों बाद 1973 में हमने ये डीपीएसपी का जो आर्टिकल नंबर 50 है डायरेक्टिव, उसको इम्प्लीमेंट किया, और सीआरपीसी पास करके हम लोगों ने जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। सो अब ओवरलैप नहीं है। अब एक जज का काम सिर्फ जज वाला काम ही रहता है, उसको एग्जीक्यूटिव का कोई काम नहीं करना, और एग्जीक्यूटिव को जज वाला कोई काम नहीं करना है। सो छोटे मोटे जुडिशियल काम अभी भी करते हैं। जैसे आप सब डिवीजन में जाओगे, एक एसडीएम ऑफिस में जाओगे, तो कुछ कुछ देखो, मैंने देखा है, ये प्रैक्टिकली देखा है, मैंने किसी किताब में रीड नहीं किया, बट एक जगह मेरी पोस्टिंग थी, तो वहां पे जो एसडीएम थे, तो मैं देखा कि छोटी सी अदालत टाइप की है एसडीएम ऑफिस, दो तीन अदालतें हैं, छोटे छोटे बैठे हुए हैं लोग, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लेके आए हैं, गांव का कुछ एक मुद्दा हो गया है जहाँ पे एक मंदिर को, जमीन को लेके कुछ लड़ाई हुई है, और वहां पे वो फैसला सुना रहे हैं। तो छोटे मोटे रह गए अभी भी कहीं कहीं, बट जैसे पहले मेजरली उनका काम होता होता था कि जज भी होते थे, वो अब वो नहीं है, वो सेपरेशन अब हो गया है। तो मोर और लेस एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी का नो मोर ओवरलैप सिंस सीआरपीसी 1973। सो ये देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का क्या केस है। क्या लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, क्या यहाँ भी कोई ओवरलैप है, या यहाँ पे सेपरेशन है? तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन नहीं है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में सेपरेशन हो चुका है, यहाँ पे नहीं है।
अब देखेंगे कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी इन दोनों में सेपरेशन है कि नहीं इंडिया में। ठीक है, इंडिया में लेजिस्लेचर और जुडिशरी में सेपरेशन है कि नहीं। सो यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा जो आप लोगों को रीड करना चाहिए, आप लोग रीड करेंगे इसके बारे में। ये एक केस है जिसको बोलते हैं, आई थिंक भंवरी देवी, आई एम थोड़ा थोड़ा मुझे श्योर नहीं है, बट भंवरी देवी का एक केस था राजस्थान में। शी वॉज पंचायत की एक वर्कर थी वो, उनके साथ अप नो, सो शी वाज फ्रॉम अ लोअर कास्ट। सो कास्ट इंट्रेंच सोसाइटी थी काफी, बैकवर्ड थिंकिंग वाली। सो वहाँ पे शी वाज 1997 में आई थिंक उनको गैंग रेप किया गया था, और उसके बाद उनको जस्टिस मिलने में बहुत टाइम लगा था, बट जस्टिस मिली थी लास्ट में। इट वाज 1997, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त कुछ गाइडलाइंस दिया था, और वो गाइडलाइंस का नाम है, जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, विशाखा गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्यों हुआ था देखिए, भंवरी देवी जब उनके साथ ये हुआ दुष्कर्म, तो वो काम कर रही थी, शी वॉज ऑन ड्यूटी, शी वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, शी वॉज पंचायत की एक एम्प्लॉय थी वो। आई थिंक पोलियो ड्रॉप्स को लेके या कुछ चीजों को लेके, या फिर विमेन के कुछ राइट, समथिंग रिगार्डिंग दैट, आई एम नॉट वेरी श्योर, आप लोग रीड कर लीजिएगा, काफी साल पहले पढ़ा था मैं। सो शी वॉज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ड्यूटी, वो कर रही थी, एंड while on duty she was gang raped, and उनके साथ दुष्कर्म हुआ while on duty, and she was so सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को पूछा कोर्ट में कि डियर गवर्नमेंट, डू यू हैव अ लॉ, क्या आपके पास एक लॉ है कि एट वर्क प्लेस, जब कोई काम कर रहा हो सकता है वो ऑफिस के अंदर बैठे काम नहीं कर रही है, ग्राउंड में घूम के काम कर रही है, बट शी वॉज वर्किंग, सो एट वर्क प्लेस अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या आपके पास कोई लॉ है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने बोला अभी तक तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कब तक बनाएंगे, मुझे पता है आप लोग देर करेंगे, तो लेकिन जब तक आपको लॉ बनाना है, और जब तक आप लॉ नहीं बनाते हैं, तब तक हम जो बता रहे हैं ये लॉ होगा। हमने कुछ गाइडलाइंस दी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी कि ऐसे ऐसा करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। हर एक वर्क प्लेस में, हर एक वर्क प्लेस में जहां भी कुछ एम्प्लॉयज हैं, फीमेल एम्प्लॉयज जहां भी एम्प्लॉयड हैं, वहां पे एक कमिटी होनी पड़ेगी। वो कमिटी जो होगा वो दैट कमिटी विल लुक इनटू, कोई अगर कंप्लेंट्स आती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो वो कमिटी देखेगी। उस कमिटी में कौन कौन मेंबर हो सकता है, एक महिला होना पड़ेगा, एक एनजीओ के वर्कर को होना पड़ेगा, और एक उस कंपनी उस ऑफिस के एक मैनेजमेंट का स्टाफ होना पड़ेगा। तो ये सब क्या क्या था, कैसे इन्वेस्टिगेशन चलेगा, क्या क्या होगा, क्या पनिशमेंट होगा, इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने बना दी थी। और बोला कि क्योंकि आपने ये काम नहीं किया, ये काम आपका है, ये काम लेजिस्लेचर का है, ये काम पार्लियामेंट का है, बट पार्लियामेंट ने ये काम नहीं किया, उसीलिए हम स्टेप इन कर रहे हैं, उसलिए हम आगे आके हम ये गाइडलाइंस दे रहे हैं जो आपको मानना पड़ेगा जब तक आप लॉ नहीं बनाते हो। सो यहाँ पे एक लॉ बनाने का काम जो पार्लियामेंट का था, वो पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया, बाद में बनाया। पार्लियामेंट ने लॉ देखिए कब बनाया, 2013 में, 2013, सो 16 साल के बाद, आफ्टर 16 ईयर्स, उस गाइडलाइंस देने के 16 साल बाद पार्लियामेंट ने एक्चुअली लॉ बनाया। बट इस दरमियान, ये 16 साल के बीच में क्या कोई लॉ था? बिल्कुल था। और वो लॉ क्या था? जो गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वही लॉ ऑफ द लैंड था। अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का केस होता इस 16 साल के दौरान, तो इट वॉज हैंडल्ड एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाई सुप्रीम कोर्ट विच वॉज द लॉ ऑफ द लैंड, जब तक कि पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया। सो यहाँ पे जुडिशियरी क्या कर रही है? लॉ बना रही है। जुडिशरी में डिड द जॉब ऑफ लॉ मेकिंग। जुडिशरी को करना पड़ता है ये, अगर जुडिशरी को लगता है कि लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर रहा है, सो दे स्टेप अप एंड दे कम इन। इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म भी कह सकते हैं इसको, और जो कि हम बाद में देखेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रीच, कहाँ तक इसको एक्टिविज्म बोलेंगे, कब ये ओवर रीच हो जाएगा, दोनों का मतलब क्या है, गुड बैड क्या है, वो सब हम देखेंगे बाद में जब जुडिशरी चैप्टर करेंगे। सो ये है जुडिशरी जहाँ पे लॉ मेकिंग करना जुडिशरी ने किया। विशाखा गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा उसको बैकग्राउंड और सब कुछ अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए, दैट इज द होमवर्क।
अच्छा, उसके बाद और भी बहुत बार हुआ है जहाँ पे जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की तरह एक ऑर्डर पास कर दिया है या लॉ बना दिया है, जैसे कि नेशनल एंथम सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम प्ले करना पड़ेगा मूवी स्टार्ट होने के पहले। नेशनल एंथम हैज टू बी प्लेड। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला कि खड़ा होना मैंडेटरी है। सो लोग जो खड़े होते हैं अच्छी बात है, अगर कोई खड़ा नहीं होता है तो उसको मारने पीटने की जरूरत नहीं है, जो कि हो चुका है बहुत जगह। बट यस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेशनल एंथम प्ले करना चाहिए हर एक मूवी के पहले। अल्कोहल बैन नियर नियर नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज जो भी है, जितने नेशनल हाईवेज है, सपोज ये नेशनल हाईवे है, 100 किलोमीटर दोनों तरफ, सॉरी 100 मीटर, नॉट 100 किलोमीटर, 100 मीटर्स ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे कोई लिकर शॉप नहीं होनी चाहिए, ड्रिंक्स की शॉप नहीं होनी चाहिए। क्यों किया? क्योंकि जुडिशरी ने देखा कि एक्सीडेंट्स 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 में इंडिया नंबर 1 है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप पढ़ेंगे जब आप करंट अफेयर्स के मंथली कंपाइलेशंस रीड करेंगे। एक्सीडेंटल डेथ्स में इंडिया इज नंबर 1 इन द इंटायर वर्ल्ड। जब मैं एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले, तभी भी साल में 1.5 लाख के आसपास लोग मरते थे एक्सीडेंट से इन इंडिया। 1.5 लाख पीपल एवरी ईयर डाई ड्यू टू एक्सीडेंट्स। बाय द वे, तकरीबन 50,000, 50,000 लोग स्नेक बाइट से भी मरते हैं इंडिया में। स्नेक बाइट्स, 50,000 लोग, बिग नंबर। सो 1.5 लाख लोग तकरीबन एक्सीडेंट में मरते थे हर साल। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? आई थिंक तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, सेकंड उत्तर प्रदेश में, ऐसा कुछ है। ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होगा तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, मेंस में। प्रीलिम्स में ऑल्दो नहीं पूछा जाता है, बट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो 1.5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं इलेक्शन एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट्स में। इज देयर एनी लॉ फ्रॉम द गवर्नमेंट रोड एक्सीडेंट्स को कम करने का? कुछ यस, लॉ है, मोटर व्हीकल्स एक्ट कुछ कुछ है, बट ड्रंक एंड ड्राइविंग के बारे में कुछ नहीं है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के बारे में कुछ नहीं था। सो गवर्नमेंट ने नहीं, लेजिस्लेचर ने अपना काम नहीं किया, ऐसा लगा जुडिशरी को कि लेजिस्लेचर ने अपना काम नहीं किया है। सो जुडिशरी ने स्टेप इन किया और बोला कि हम गाइडलाइंस बना रहे हैं कि नेशनल हाईवेज के 100 मीटर दोनों तरफ में नो लिकर शॉप्स शुड बी देयर। ठीक है। उसके बाद एक केस हुआ था, कोल वाला, कोलगेट स्कैम बोलते हैं उसको। दिस इज नॉट वो दांत ब्रश करने वाला कोलगेट। एक्चुअली गेट वर्ड किसी भी स्कैम के साथ ऐड कर दिया जाता है। वाटर गेट यूएस में हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग था। कोलगेट, 2G गेट, दिस गेट, दैट गेट। गेट एक्चुअली नॉर्मली स्कैम में ऐड कर देते हैं। कोल कोल का जो स्कैम हुआ था, एलिजिड स्कैम, बाद में मालूम चला कि शायद फैक्ट्स एंड फिगर्स शायद उतने नहीं थे जितना रिपोर्ट्स में दिखाया गया था। एनीवेज, सो ये कोल स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आई मीन देखो, कोल, जब माइंस का बंटवारा होता है या माइंस को जब अलॉट किया जाता है कि माइंस में कौन कंपनी इसमें कोयला निकालेगी, कौन सी कंपनी कोयला निकाल सकती है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, वो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। गवर्नमेंट विल डिसाइड, द एग्जीक्यूटिव, दैट इज द गवर्नमेंट विल डिसाइड। एंड गवर्नमेंट नॉर्मली क्या करती है? उसके लिए एक लॉ पास करती है, एक लॉ बनाती है, एक लॉ बनाता है। लेजिस्लेचर विल मेक अ लॉ। उस लॉ में लिखा रहेगा कि किस किस बेसिस पे, क्या क्या पैरामीटर्स को देख के हम अलॉट करेंगे, किसको माइन अलॉट किया जाएगा। बट गवर्नमेंट के पॉलिसी को नकारते हुए, गलत बताते हुए, जुडिशरी ने यहाँ पे स्टेप इन किया और जुडिशरी ने बोला कि आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। आपको अलॉटमेंट में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं करना है, जो पहले आया उसको दे दिया, वैसे नहीं करना है आपको। आपकी ये पॉलिसी गलत है, हम जो बता रहे हैं वैसे करना है। आपको क्या करना है? आपको बिडिंग करनी है। आपको सबसे बोलना है कि सब टेंडर सबमिट कीजिए। हर 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 कोई टेंडर देगा, जिसका टेंडर सबसे अच्छा होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है सरकार को टेंडर के लिए, या जो सबसे कम समय में काम खत्म कर देगा, वट कुछ क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे जो टेंडर में जीतेगा उसको मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वो किया जो कि एक्चुअली लेजिस्लेचर का काम है या एग्जीक्यूटिव का काम है। सो इस तरह से जब जुडिशरी लेजिस्लेचर का काम करे तो उसको बोलते हैं जुडिशियल लेजिस्लेशन। जुडिशरी है बट लेजिस्लेचर का काम कर रही है। एक और चीज, रिसेंटली हेट स्पीच होता रहता है हर जगह, इधर उधर, स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे हेट स्पीच। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ महीने पहले बोला है गवर्नमेंट को कि आप जल्दी से जल्दी हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ बनाए। डियर पार्लियामेंट, जल्दी से आप एक लॉ बनाए हेट स्पीच के लिए, वरना आप अगर नहीं बनाते हैं तो हम एक डायरेक्टिव्स दे देंगे, विशाखा गाइडलाइंस की तरह हम भी एक गाइडलाइन दे देंगे। और
वो गाइडलाइन फिर मानना पड़ेगा आपको। आपका पार्लियामेंट से लॉ बनवाइए, पार्लियामेंट आप लॉ बनाइए, वरना सुप्रीम कोर्ट, एज अ सुप्रीम कोर्ट हम जो गाइडलाइन देंगे वो आपको मानना पड़ेगा। सो जुडिशियल लेजिस्लेशन, सो हम देख रहे हैं कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर में ओवरलैप हमको दिख रहा है। तो ये हमने देखा कि जुडिशरी जहां पे लेजिस्लेचर का काम कर रही है वो हमने देख लिया। अब लेजिस्लेचर में भी कभी कभी जुडिशरी का काम होता है। एक एग्जांपल है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। जब किसी मेंबर ने सपोज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है, एज अ होमवर्क आप लोग रीड कर लीजिए, हम पार्लियामेंट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट यू मे मीनवाइल रीड व्हाट इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो उनको नहीं करनी होती हैं, बट उन्होंने अगर वो कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, बंदूक लेके पार्लियामेंट में आए हैं, या फॉर एग्जाम्पल वो वीडियो रिकॉर्डिंग करना है जहां उनको नहीं करना है। पार्लियामेंट का कोई एक सीक्रेट सेशन हो रहा है जिसको रिकॉर्ड नहीं करना है, वो उसको वो रिकॉर्ड करके किसी को शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप में। या पार्लियामेंट में बैठ के वो, कुछ दिनों पहले हुआ था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज वाचिंग पोर्नोग्राफी मटेरियल। वो एक अश्लील वीडियो देख रहे थे बैठ के, पार्लियामेंट में देख रहे थे, बोलना ठीक नहीं लगता है ऐसे लोगों के लिए। सो एक बंदा जिसको इलेक्ट करके लोगों ने भेजा है, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, उसमें वो बैठ के पॉर्न देख रहा है। ही वॉज वॉचिंग, अश्लील वीडियो देख रहा था बैठ के। सो ऐसा कोई बंदा करता है पार्लियामेंट में ऐसा काम, या लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में, जो उसको नहीं करना चाहिए, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहलाता है। एंड ऐसा होने पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में डिस्क्वालिफिकेशन में डिसीजन लेते हैं स्पीकर। स्पीकर टेक्स द डिसीजन। इवन एंटी डिफेक्शन, अगेन ये भी आपको रीड करना है। एंटी डिफेक्शन का अलग एक सेपरेट चैप्टर है जो मैं तो डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, बट आप मीनवाइल कर सकते हैं, बिकॉज एंटी डिफेक्शन हमेशा हमेशा न्यूज में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एंटी डिफेक्शन के ऊपर भी स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं बंदों को। सो स्पीकर जब बंदे का डिस्क्वालीफाई करते हैं तो वो बंदे को भी सुनते हैं क्या बोल रहा है वो, उनके ओपोनेंट क्या बोल रहा है, सब कुछ सुनने के बाद ही टेक्स अ डिसीजन। सो ही फंक्शंस लाइक अ जज। वो एक जज की तरह सुन के फिर फैसला देते हैं कि डिस्क्वालिफाइड या नॉट डिस्क्वालिफाइड। सो यहाँ पे द स्पीकर इज एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी। ही इज एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी एज अ जज सिटिंग इन द पार्लियामेंट। बट इज ही पार्ट ऑफ जुडिशरी? नो, he is part of legislature, but he is acting in judicial capacity. So legislature doing a judiciary like thing, पासिंग ऑन अ डिसीजन। सो हम देख रहे हैं कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर में भी थोड़ा थोड़ा फंक्शंस का ओवरलैप है, मेंबरशिप का ओवरलैप नहीं है। लेजिस्लेचर के मेंबर जुडिशरी में, या जुडिशरी के मेंबर लेजिस्लेचर में नहीं जाते हैं वाइल दे आर एक्टिव। यस, रिटायरमेंट के बाद कुछ जजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, बट आफ्टर रिटायरमेंट even member of legislatures have become judiciary, a very good example is what the greatest judge that we have had in India, uh, वी कृष्णा स्वामी अय्यर। वी कृष्णा स्वामी अय्यर, वी के अय्यर, वो पहले केरला में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर थे केरला में। बाद में पॉलिटिक्स छोड़ के उन्होंने लीगल स्टडीज किया, एंड ही बिकेम अ वेरी फेमस लॉयर, एंड ही बिकेम द बेस्ट जज दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। उनके बारे में भी कभी डिस्कशन करेंगे। सो अपना लेजिस्लेचर या जुडिशरी का काम छोड़ने के बाद वो जुडिशरी से लेजिस्लेचर में या लेजिस्लेचर से जुडिशरी में जा सकते हैं, बट वाइल एक्टिव as an active legislator, as an active member of parliament, you cannot be a member of judiciary, or as an active member of judiciary you cannot be part of legislature. So membership का overlap नहीं है, but functions का थोड़ा overlap दिखता है। but legislature and executive में हमने देखा कि functions का overlap भी है और membership का overlap भी है। members of executive are also members of legislature। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में कोई ओवरलैप नहीं है बिकॉज ऑफ सीआरपीसी 1973 व्हिच वाज डन बिकॉज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 50। सो ये था सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया में। अब इंडिया में जैसे अमेरिका में चेक्स एंड बैलेंसेस है कि अगर एक विंग थोड़ा ज्यादा करने लगे तो थोड़ा जितना उसको करना चाहिए उससे ज्यादा करने लगे तो दूसरा विंग उसको कंट्रोल करेगा। ये अमेरिका में है चेक्स एंड बैलेंसेस, नियंत्रण और संतुलन। वो भारत में है कि नहीं वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस। इफ यू लाइक द वीडियोस, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए अगर कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। एनी सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी, एनी सब्जेक्ट जनरल स्टडीज का, एंड ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी, इसमें कोई भी डाउट है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज पुट इन द कमेंट्स।
माय नेम इज चंद्रशेखर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।